मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का वीडियोस है। इसमें हमने पीछे आपके साथ एजुकेशन पे बात की थी। हमने पिछले वीडियोस में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कंपेयर किया था 1950 और आज के टाइम को। उसमें टीचर्स के नंबर्स किस तरह से बढ़ते चले गए हैं, ये सब चीज़ों को हमने आपके साथ कंपेयर किया था। तो अब जो दूसरा फैक्टर आता है वो आता है हेल्थ। अब हम बात करेंगे आपके साथ हेल्थ पे। हमारे इंडिया में हेल्थ की बात करें तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, लेकिन इसके बाद भी हम हेल्थ में वर्ल्ड में बहुत पीछे हैं। आपको मैंने साथ कहा भी होगा पिछले वीडियोस में कि बहुत ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी बात आती है तो वो टॉप पे आते हैं, लेकिन हमारी बात जब आती है तो भगवान भरोसे हैं हम लोग। तो अब बच्चे हम समझते हैं कुछ पॉइंट्स को। हमारे पास जो है एक नेशनल हेल्थ प्रोफाइल जो बना है, जो यूनाइटेड नेशन का HDR बनाती है। अच्छा, HDR जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है, जो कि यूनाइटेड नेशन जारी करती है कि कौन सा कंट्री कितना ज़्यादा अच्छा है, किसके पास कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड कितना अच्छा है या नहीं है। तो वो जो तय होता है वो 2-3 बातों पे होता है। पहला होता है इन्फेंट मोरालिटी रेट, दूसरा बर्थ रेट, तीसरा डेथ रेट। तो समझते हैं इन्फेंट मोरालिटी रेट होता क्या है। तो बच्चे अभी हमारे यहाँ कंट्री में हर सेकेंड कोई ना कोई बच्चा पैदा लेता है। तो हमारे कंट्री में जो है बहुत से बच्चे जो पैदा लेते हैं और अपने 1 साल से पहले, चाहे किसी डिजीज से, चाहे किसी चीज़ की कमी से या किसी भी कारण से, बिफोर कंप्लीटिंग देयर 1 ईयर, अपना 1 साल पूरा करने से पहले ही जो बच्चे मर जाते हैं, ऐसे बच्चों को, इस बच्चों के जो नंबर्स हैं उसको हम इन्फेंट मोरालिटी रेट कहते हैं। याद रखिए, बच्चे 1 दिन से लेकर 1 साल के पहले, यानी कि 365 दिन के पहले 364वें दिन तक अगर कभी भी उनकी डेथ होती है तो ऐसे बच्चों को हम इन्फेंट मोरालिटी रेट में काउंट करेंगे। दूसरा है हमारा बर्थ रेट। तो बर्थ रेट में क्या है कि नंबर ऑफ बेबीज़ बॉर्न, ऐसे बच्चे जो कि पर 1000 लोगों पे, जो गिने चुने हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, हम अरबों हैं, लेकिन हम अरबों की बात नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो हम जो है उसमें से 1000 को कंसीडर करते हैं, और 1000 में से जो हमारा डेथ है, मतलब कि सॉरी बर्थ है, तो उतने पीपल्स पे कितने बच्चे जो हैं बर्थ हो पा रहे हैं, तो इसी को हम अपना बर्थ रेट कहते हैं। उसी तरह हमारा जो 1000 पॉपुलेशन है उस पर कितने लोग उसमें से मर जा रहे हैं, तो इसको जो है 1 साल के अंदर इसी को जो है हम डेथ रेट में काउंट करते हैं। और इसी पे तय होता है कि कौन से कंट्रीज़ की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं और ख़राब हैं। अब ज़रा इस टेबल को देखिए। इस टेबल में आप देख रहे हैं SC, PHC, CHC 2013, 14, 15, ये डाटास देखिए। नीचे देखिए डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स, इस पे जो डाटा है वो देखिए। फिर देखिए बेड का डाटा देखिए। फिर आप देखेंगे 2015, ठीक है, इसमें रजिस्टर जो आप ये एलोपैथी डॉक्टर हैं उनकी बात है। नीचे देखिए नर्सिंग एंड पर्सनल में जो है आपको दिया हुआ है ये सब। तो नीचे देखिए SC सब सेंटर, PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये फुल फॉर्म है बच्चों, इसको जो है आप नोट डाउन करें कॉपी पे, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। CHC तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ANM एक्जुलरी नर्स हाइड्राइड्स, RN, इस तरह से जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ हैं। आपको ये चीज़ें थोड़ी समझने में परे होंगी क्योंकि आपने अभी तक इन चीज़ों का नाम बहुत कम सुना है, तो मैं उतना आपसे कहना भी नहीं चाहूँगा। मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूँ। आपने अपने गांव के तरफ सुना हो या शहर में भी कई बार आप सुनते होंगे आशा वर्कर। आशा, ये आशा कौन है? ये आशा जो है हेल्थ वर्कर होती हैं, जो कि आपके मोहल्ले में, आपके गांव में आती हैं और जो महिलाएं हैं जिनको प्रेगनेंसी होती है या कोई और प्रॉब्लम होती है तो उनको जो है सपोर्ट देती है, उनको साथ में लेकर जो है हॉस्पिटल तक ले जाती हैं और उनको जो है अच्छी डिलीवरी हो, उनके साथ जो है मतलब उनको अच्छी फैसिलिटीज़ हो, इसका पूरा ख्याल रखती है। तो बच्चों इस तरह से गवर्नमेंट जो है हर चीज़ को बढ़ा रही है, बेड्स बढ़ा रही है। आप 13 और 15 का ही कंपेयर देख रहे हैं। 6,28,708 बेड से आज हम 7,54,000 पे हैं, और ये 15 का डाटा है बच्चे। अब हम और आगे निकल चुके हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ बढ़ाई जा रही है, मेडिकल कॉलेज बढ़ाया जा रहा है, डॉक्टर्स की सीट बढ़ाई जा रही है। अब जो है नीट डॉक्टर्स के लिए कॉमन इंटरेस्ट बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बाद भी अभी भी हमारे यहाँ बहुत कमी है। अभी भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स की कमी है। अगर हम अपने इंडिया में बात करें तो डॉक्टर्स की कमी इतनी ज़्यादा है कि लोग कहते हैं कि हमारे इंडिया में जज और डॉक्टर बहुत ज़्यादा लोगों पे कुछ है, जिसके चलते हम लोगों को बहुत बार प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब जो है इसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होता है वो टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चों ये जो टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, आप बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक ऐसा केस जिसमें जो है लोगों को विलिंगनेस हो कि हम वर्क करेंगे और उसमें उनको जॉब ना मिले, इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये तो सब लोग जानते हैं कि पर्सन रेडी टू वर्क बट नॉट गेट अ जॉब, दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नहीं, ये बात छोड़िए, एक नया बात करते हैं कि अ पर्सन हैविंग ए जॉब
एक पर्सन जिसके पास जॉब है बट दैट जॉब इज़ नॉट मैच विद द पर्सनालिटी ऑफ दैट पर्सन, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट। कि एक आदमी है, उसके पास जॉब भी है बट जो उसकी पर्सनालिटी है, जो उसका एजुकेशन है, जो उसकी स्किल्स हैं, उसको वो मैच नहीं करते, तो वो भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का ही केस बनता है बच्चों। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि मान लो मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं पीजी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन के बाद, ये बहुत अच्छा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, और उसके बाद मुझे प्यून की जॉब लग गई। जॉब भी है गवर्नमेंटल, अगर प्यून है तो अच्छी सैलरी भी आती है, इतना आता है कि आप वेल मेंटेन रह सकते हैं। लेकिन क्या एक पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान के लिए प्यून का जॉब सूटेबल है क्या? तो इस केस को भी हमें अनएम्प्लॉयमेंट में ही काउंट करने की ज़रूरत है। अब अनएम्प्लॉयमेंट जो है और कई तरीके का होता है, जिसमें हम जो है यहाँ देखेंगे सीजनल। ठीक है बच्चों, सीजनल को पहले समझते हैं, उसके बाद हम इधर आएंगे। तो सीजनल एक ऐसा केस होता है जिसमें पर्टिकुलरली कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब एक टाइम आता है, खास टाइम पीरियड आता है, एक साइक्लिक वो टाइम आता है जिसमें आपको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है, जिससे साल के 2 महीने, साल के 3 महीने, हमारे जो किसान है वो पूरे साल एंगेज रहते हैं। लेकिन ये जो मार्च के बाद और जुलाई से पहले का टाइम है, बिफोर मानसून वाला, तो ये टाइम पे वो ना खाली रहते हैं, तो इन समय में उनकी इनकम से रुक जाती है, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। इसको ऐसे आप ना समझें। मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़रा आराम से सुनिए। एक छाता बनाने वाली कंपनी है, वो खूब छाता बनाती है, तो छाता बना रही है, वर्कर लगे हुए, गर्मी का समय है, छाता बिक रहा है, बरसात आया और बिक रहा है, लेकिन क्या ठंड में कोई छाता लगा के चलता है? तो ऐसे टाइम में चूँकि सेल्स नहीं है, तो वो कंपनियाँ अपने लेबर्स को हटा देती हैं और उनको बोलती है कि 4 महीने बाद आइए, 3 महीने बाद आइए। तो ये जो 3 महीने का गैप है जिसमें उनको कोई काम नहीं मिलता, दिस इज़ कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको और समझना है तो आपके लिए आपके एंगल से समझाता हूँ। आपके आइसक्रीम बने बेचने वाले जो भैया हैं, आइसक्रीम लेके सड़कों पे आ गए होंगे, अब आपके घरों तक आइसक्रीम पहुँच रही है, लेकिन सोचिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में आइसक्रीम आती है क्या? तो जब आइसक्रीम नहीं तो उनको जॉब नहीं, तो ये वाला जो 2-3 महीने का टाइम है, यही है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब आते हैं बच्चों, लास्ट है हमारा डिस्गाइज। इसको जो है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, और इसके लिए हम समझते हैं थोड़ा कुछ नॉर्मल होकर। बच्चों, एक किसान जो 2 भाई हैं और वो खेती करते हैं, दोनों मिलकर बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक खेत में रहते हैं और पूरे साल में वो 5 लाख रुपया कमाते हैं। ये बात सुन के उनके बच्चों ने ठान लिया कि अब वो जो है जहाँ भी जॉब करते उसको छोड़ देंगे और वो वापस आएंगे और उस खेत में अपने माँ बाप के साथ काम करेंगे। तो दोनों के 2-2 बच्चे आ गए, दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। तो 2-2 4 बच्चे, पहले से ये 2 लोग काम कर रहे थे, 6 हो गए। अब 6 काम करते हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 3 बजे तक आ जाते हैं, एकदम आराम से काम हो रहा है। साल बीत गया, फिर इनकम आया आपका जो है वही 5 लाख, जो पहले इनकम था सेम 5 लाख। बच्चों, एक समय था 5 लाख में 2 वर्कर थे, तो 2.5 लाख दोनों को बट के मिला। लेकिन इस बार जब 5 लाख आया तो इसमें 6 लोग हो गए। तो अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो लगभग एक आदमी का जो है आपका जो है लगभग 85,000, 90,000 मान के चले, 9 छक्के चौहा 90,000 मान के चलो बच्चे, कि 90,000 एक आदमी का इनकम आया। तो मेरा कहना है बच्चे कि वर्क तो आसान हो गया, ईजी तो हो गया, लेकिन जो इनकम पर पर्सन 2.5 लाख रुपए सालाना थी, वह आज पर पर्सन 90,000 हो गया, जो आधे से भी कम है बच्चों। ऐसी स्थिति में चूँकि हमारे पास 2 लोग ही काफ़ी थे, तो ऐसे 4 लोग जो इसमें जुड़ गए हैं, इनका होना या ना होना कोई फ़ायदे की बात नहीं है। तो इंडिया में ये केस बहुत देखा जाता है कि बहुत सारा ऐसा वर्क है जिसको उसके घर के बाकी लोग करने के लिए एनफ हैं, लेकिन उनके पास चूँकि और कोई काम होता नहीं है, तो वो लोग भी उसी काम में जुड़ जाते हैं। इसी को हम जो है हिडन या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी कि अब छोटा सा एग्जांपल, आप रिलायंस को देखिए, भारत की कितनी बड़ी कंपनी है और वो खरबों रुपए का ट्रांजैक्शन है। उसको करने के लिए रिलायंस का जो मालिक है, धीरू भाई अंबानी के जो बच्चे हैं, मुकेश अंबानी, तो वो काफ़ी हैं। लेकिन चूंकि उनका बेटा जो है वो खाली बैठे हैं, उनके पास वैसा कोई काम है नहीं, तो कल से पापा के बिज़नेस में वो भी लग गए। तो बिज़नेस तो मुकेश अंबानी का था, वो चला भी रहे हैं, पूरा इनकम वो कर पा रहे हैं, तो क्यों ना उनका बेटा कुछ और करता। लेकिन उसने क्या किया, अपने ही पापा के जॉब में जो है ज्वाइन कर लिया, अपने पापा के ही जॉब को संभालना सीखना शुरू कर दिया। तो अब मान लेते कि अंबानी जी को 1 करोड़ महीना मिलता है, मंथली जो है, मंथली थोड़ा कम लग रहा है, 100 करोड़, 1 अरब 1 अरब रुपीज़ पर मंथ मिल रहा था। अब उसमें 2 हो गए, एक बेटा एक बाप, होगा क्या बच्चों?
अब जो है मुकेश अंबानी जी को भी 50 करोड़ मिलेंगे और उनके बच्चे को भी 50 करोड़। तो सोचिए इनकम सीधे क्या हो गया, हाफ हो गया। तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को जो है हम डिसगाइज्ड में काउंट करते हैं। खैर आज के लिए यही 3 टॉपिक, अगले वीडियोस में हम आगे करेंगे। थैंक यू।